हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल बताने वाला हूं पूरा डिटेल्स के साथ। एक एक चीज़ हम लोग जानेंगे। मैं बस आपको इसमें फार्मूला यानी कोई क्षेत्रफल या परिमाप निकालने का नहीं बताऊंगा। बस आपको ये चीज़ें मैं बताऊंगा कि आयत क्या है ना, वर्ग क्या है, समांतर चतुर्भुज क्या है, सम चतुर्भुज क्या है, पतंग क्या है, चक्रीय चतुर्भुज क्या है, इनके कोण कैसे होते हैं, इनकी भुजाएं बराबर होती हैं कि नहीं होती हैं, इनके बीच का कोण कितना होता है, विकर्ण कितने होते हैं, पूरा डिटेल्स के साथ मैं आपको इस पे चर्चा करूंगा। और नेक्स्ट पार्ट में इसका फार्मूला आपको बता दूंगा। पहले यही जानना जरूरी है कि आखिर में चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, समलंब क्या होता है, सम चतुर्भुज क्या होता है, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। जब आप ये जान जाओगे तो फार्मूला ऑटोमेटिक आप कर लोगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि आखिर में क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए, मैं क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत आपको जितनी चीज़ें बताऊंगा ये मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चलिए इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले यही जानते हैं कि चतुर्भुज कहते किसे हैं। देखिए, नाम लिखा है चतुर्भुज, ध्यान सुनिए, चतुर्भुज, क्लियर, यानी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। देखिए, अगर इस चतुर्भुज को तोड़ेंगे तो आपको दो शब्द मिलेगा, चतुर प्लस भुज। क्या मिलेगा? चतुर प्लस भुज। भुज का मतलब होता है भुजा और चतुर का मतलब होता है चार, है ना। चतुर का मतलब चार, भुज का मतलब भुजा। मतलब ऐसी आकृति, है ना, ऐसी आकृति जिसके अंतर्गत चार भुजाएं होती हैं वो चतुर्भुज कहलाता है। अब एक बात तो समझ में आ गया कि जिसके अंदर चार भुजाएं होंगी वो चतुर्भुज कहलाएगा। लेकिन वो चार भुजाएं किस क्रम में होगी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि मैंने ऐसे खींच दिया, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, ये चार भुजा तो है। तो क्या कहेगा कोई कि चतुर्भुज है? नहीं, ये चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज के अंतर्गत एक आकृति होगी और आकृति ये होना चाहिए कि सभी भुजाएं जो है कि जुड़ी हुई होनी चाहिए, सभी भुजाएं जुड़ी होनी चाहिए। तो जब सभी भुजाएं जुड़ेगी तो जो आकृति बनेगा वो होगा बंद आकृति। क्या होगा? बंद आकृति। ये पॉइंट्स आप नोट करिए, ध्यान से सुनिएगा कि चतुर्भुज क्या कहलाता है कि ऐसी बंद आकृति जिसके अंतर्गत चार भुजाएं होती हैं उसे हम चतुर्भुज कहते हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। देखिए, इसमें भी चार है, ये चतुर्भुज नहीं है। अब चतुर्भुज कैसे होगा तो देखिए 1 2 3 और 4। देखिए, मैंने ये बंद कर दिया, ये आकृति जहां से स्टार्ट हुआ था ये पूरा बंद हो गया। इसलिए ये जो चतुर्भुज है वो है, क्या है? बंद आकृति वाली चतुर्भुज। अरे समझना, ये बंद आकृति वाली चतुर्भुज है, इसलिए हम इसे चतुर्भुज कह सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं कि अब चतुर्भुज की खासियत क्या है। देखिए, अगर ये चतुर्भुज दिख रहा है तो बताइए चतुर्भुज में कितनी भुजा होती हैं? तो मैंने अभी आपको बताया चार। क्या होती हैं? चार। देखिए, अब ये चार भुजा दिख रही है, देखिए 1 2 3 4, ये चार भुजाएं हैं। तो चार भुजाएं में अगर आप देखिए तो जो 1 भुजा है और 2 भुजा है, जहां पे ये मिल रही है ना, ध्यान सुनिए, जहां पे ये मिल रही है इसे हम बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। ध्यान सुनिएगा एकदम, जहां पे ये 1 और 2 भुजाएं मिल रही हैं उसे बोलते हैं शीर्ष, है ना, वर्टेक्स, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। ध्यान सुनिए, और भुजा को बोलते हैं साइड। अब देखिए, यहाँ पे जो 2 और 3 जहाँ पे मिल रही हैं इसे भी बोलते हैं शीर्ष। मतलब एक बात तो आपको समझ में आ गई कि जहाँ पे दो भुजाएं मिलेंगी उसे क्या बोलेंगे? शीर्ष। तो अब बताइए चतुर्भुज के अंतर्गत आपको कितनी शीर्ष दिखाई दे रही हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाक से, बताइए चतुर्भुज के अंदर कितनी शीर्ष दिखाई दे रही हैं। तो देखिए 1 2 3 4, यानी टोटल कितनी शीर्ष होती हैं? 4।
चतुर्भुज के अंदर कितनी शीर्ष होती हैं? 4। कितनी भुजा होती हैं? 4। अब देखिए, जहाँ पे दो भुजाएं मिल रही थी उसे शीर्ष बोलते हैं, लेकिन इनके बीच में कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण। देखिए ये इनके बीच में क्या बन रहा है? कोण। दो भुजाओं के बीच में क्या बन रहा है? कोण। तो टोटल बताइए इस चतुर्भुज के अंतर्गत कितने कोण आपको दिख रहे हैं? तो बताइए कितने कोण दिख रहे हैं? तो 4। कितने कोण है? 4। देखिए 1 2 3 4, टोटल कितने कोण दिख रहे हैं? 4। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज में विकर्ण कितने होंगे? क्या होंगे? विकर्ण यानी डायगोनल कितने होंगे? क्लियर? तो देखिए विकर्ण किसे कहते हैं, ध्यान सुनिए, विकर्ण किसे कहते हैं कि सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा ही विकर्ण कहलाती है। सम्मुख कोणों को यानी आमने सामने के कोण को अगर मिलाने वाली कोई रेखा है वो विकर्ण कहलाती है। देखिए इसके सामने का कोण ये है तो ये है विकर्ण। क्या है ये? विकर्ण। इसके सामने की भुजा ये है यानी ये वाला कोण इसके साथ मिलेगा तो ये वाला हो गया हमारा विकर्ण। मतलब कि एक चतुर्भुज के अंतर्गत कितने विकर्ण हो सकते हैं? तो आप याद रखिएगा 2 विकर्ण। कितने विकर्ण? 2 विकर्ण होते हैं। आ रहा समझ में ना? मैंने अभी क्या बताया कि चतुर्भुज किसे कहते हैं कि ऐसी बंद आकृति जिसके अंतर्गत 4 भुजाएं होती हैं उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के अंदर 4 भुजा होती हैं, चतुर्भुज के अंदर जो है कि 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज के अंदर 4 शीर्ष होती हैं और चतुर्भुज के अंदर 2 विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। ये पॉइंट्स आपको हमेशा दिमाग के अंदर फीड कर लेना है। चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, ये चीजें फिक्स होंगी, यानी भुजा 4 होगा, शीर्ष 4 होगा, कोण 4 होगा और विकर्ण भी कितना होगा? 2 होगा। ये चाहे कोई भी चतुर्भुज हो ये फिक्स है। मैंने यहाँ पे जितने भी चतुर्भुज का नाम लिखा है इन सब में ये चारों होगा। नेक्स्ट बात, एक पॉइंट याद रखिएगा कि एक पॉइंट्स मैं आपको समझा दूं कि देखिए अगर ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के अंदर 4 कोण है। कितने कोण है? 4 कोण है। देखिए 1 2 3 4 यानी 4 कोण है। चतुर्भुज के अंदर 4 कोण है तो चारों कोणों का योग हमेशा याद रखिएगा 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यानी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अब ये कितना हो गया? 360। अब आपको मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। एक बात, लॉजिक वाली बात है। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, तो आप कहोगे कि ये ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है। तो अब बताइए त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? बताइए त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो आप जानते होंगे कि 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। मतलब आप एक लॉजिक सुनिए कि अगर त्रिभुज में 3 भुजा है तो 180 डिग्री का कोण हो रहा है, लेकिन चतुर्भुज में 4 भुजा, मात्र 1 भुजा अधिक है तो 360 डिग्री कैसे हो रहा है? ठीक है ना? मतलब आपको समझ में आया? मैंने कहा कि अगर त्रिभुज में 3 भुजा है तो कोण कितने हो रहे हैं? 180 डिग्री टोटल मिला के, लेकिन चतुर्भुज में 4 भुजा, मात्र 1 भुजा एक्स्ट्रा हो गया तो कैसे और एक्स्ट्रा 180 हो गया? मतलब चतुर्भुज में 360 होता है तो ये 1 भुजा बढ़ने के साथ कैसे 180 डिग्री बढ़ गया है? देखिए मैं समझाता हूं, सुनिए। अगर आप देखोगे तो ये क्या था? ये था हमारा चतुर्भुज। क्या था ये? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में देखिए आप अगर देखोगे तो मैं अगर ये विकर्ण खींच दूं, एक विकर्ण खींच दूं तो इसमें 2 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, 1 और 2। कितने दिख रहे हैं? 2 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमें पता है कि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अरे समझ में ना? तो दूसरे त्रिभुज का भी कितना होगा? 180 डिग्री। अब दोनों को मिला देंगे तो ये चतुर्भुज हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। आपको आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि चतुर्भुज में 360 डिग्री का कोण कहाँ से आता है। क्लियर? तो मैं बात करूं तो चतुर्भुज में कोई भी अगर आप विकर्ण खींच देते हो तो 2 त्रिभुज बनेगा। एक त्रिभुज का
अंतःकोणों का योग 180, दूसरे का भी 180, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 360। तो ये था अभी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। अब समझते हैं कि कौन कौन से चतुर्भुज के बारे में आपको पढ़ाऊंगा या बताऊंगा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे आयत यानी रेक्टेंगल, क्लियर। दूसरा पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज यानी पैरेलल क्वाड्रिलेटरल, है ना, पैरेलल क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्ग यानी स्क्वायर। नेक्स्ट पढ़ेंगे सम चतुर्भुज यानी रोम्बस, है ना, सम चतुर्भुज यानी रोम्बस क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसको हम पढ़ेंगे। समलंब ट्राइपीजियम पढ़ेंगे, है ना, ट्राइपीजियम पढ़ेंगे हम लोग, समलंब को बोलते हैं। पतंग यानी काइट के बारे में पढ़ेंगे। चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। यानी टोटल मैंने जितना भी चतुर्भुज लिखा है ना, सबको डिटेल्स के साथ A to Z करके आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं आयत यानी रेक्टेंगल। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कॉपी बनाते चलिए। आपको पूरा बेसिक से हर चीज कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूं, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसको हटाता हूं। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि आयत की खासियत क्या है, आयत क्या होता है। देखिए आयत यानी रेक्टेंगल, ठीक है, आयत यानी रेक्टेंगल। देखिए मैं एक पिक्चर ड्रॉ करता हूं, ध्यान सुनिए। आप कौन से पिक्चर को कहोगे कि आयत है कि नहीं है, मतलब कि किस प्रकार का चतुर्भुज बनाया जाए कि ताकि आप ये कह सको कि ये चतुर्भुज आयत है, क्लियर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया A B C D। ये जो मैंने चतुर्भुज लिया है, एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज का मैंने नामकरण कर दिया है, यानी शीर्ष A B C D, टोटल 4 शीर्ष हैं। देखिए अगर आयत की खासियत क्या होती है, ध्यान से सुनिए। पहला खासियत बताता हूं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो आयत होता है। क्या होता है, वो आयत होता है, क्लियर। अभी आयत का ये पहला गुण है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जितना गुण बताऊंगा ना, अगर ये गुण अगर कोई चतुर्भुज फॉलो कर रहा है तो समझ जाइएगा कि वो आयत है। क्या है, वो आयत है। अगर इनमें से कोई गुण कम हो जाएगा तो वो आयत नहीं रह पाएगा, वो कुछ और हो जाएगा। ये हम लोग देखेंगे, अभी आपको आगे चीजें वीडियो में समझ में आती जाएगी। तो देखिए आयत क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहला क्या हो गया कि AB बराबर DC, यानी इस AB के बराबर DC भुजा होगी। दूसरा AD के बराबर BC होगा। क्या होगा, AD के बराबर BC होगा। ये पहला गुण यही है कि आमने सामने की भुजाएं या सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरा गुण देखिए, मैं दूसरा गुण आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आयत होगा तो उसका जो कोण है ना, ये वाला कोण आपको दिख रहा है, ये वाला कोण दिख रहा है ना, शीर्ष वाला कोण, जो शीर्ष पे बनने वाला कोण है, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। यानी आयत में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। आयत में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगर 90 डिग्री नहीं है तो वो आयत नहीं है, ध्यान रखिएगा। यानी कह सकता हूं दूसरा पॉइंट कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। यानी आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। अब चलिए तीसरा पॉइंट समझिएगा। तीसरा पॉइंट क्या कह सकता हूं कि मान लीजिए कि मैं इस आयत के, ठीक है, आयत के विकर्णों को मिला दूं। क्या कर दूं, आयत के विकर्णों को मिला दूं, यानी कोण को मिला दूं तो विकर्ण बनेगा। क्या बनेगा, विकर्ण बनेगा। अगर जहां पे ये विकर्ण कट कर रहा है इसको मान लेता हूं O। क्या मान लो, O। तो ध्यान रखिएगा कि आयत का जो विकर्ण होता है ना, A C और D B दिख रहा है ना, A C और D B, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि AC बराबर DB, आ रहा समझ में ना, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, क्लियर। और
चौथा पॉइंट्स क्या याद रखिएगा कि जब ये आयत है तो आयत का विकर्ण आपस में बराबर हैं, तो ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर दूरी पर काटते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को बराबर बराबर दूरी पर काटते हैं। मतलब कि ये जो डी ओ की दूरी है ना, ये वाली ओ बी या बी ओ, ये दूरी बराबर होगी। ए ओ की दूरी और सी ओ की दूरी ये आपस में बराबर होगी, यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर दूरी पर काटते हैं। मतलब कह सकता हूं कि ए ओ बराबर ओ सी, और क्या कह सकता हूं? डी ओ बराबर ओ बी। आ रहा समझ में? ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर दूरी पर काटते हैं। जहां पे ये मिल रहा है इसको मैंने एक नाम दे दिया है ओ। याद रखिएगा, ठीक है, कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर दूरी पर काटते हैं। अगर ये जितना रूल्स मैंने बताया है 1 2 3 4, अगर ये चारों पॉइंट्स अगर कोई चतुर्भुज फॉलो कर रहा है तो समझ जाइएगा कि वो रेक्टेंगल यानी आयत है। रेक्टेंगल यानी आयत है। क्लियर? चलिए अब हम लोग जानते हैं, दूसरा पढ़ेंगे पैरेलल क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ेंगे? पैरेलल क्वाड्रिलेटरल यानी समांतर चतुर्भुज। क्लियर? तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दो बताऊंगा, आयत और समांतर चतुर्भुज, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग इस वीडियो को देखोगे नहीं। क्लियर? तो मैं शॉर्ट में ही छोटा छोटा करके आपको चीज़ें समझा दूंगा। क्लियर? तो इस पार्ट में चलिए अब दूसरा हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज यानी पैरेलल क्वाड्रिलेटरल। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और मैंने जो भी चीज़ें बताया ना आप उसको दिमाग में फीड कर लीजिएगा। करिए फटाक से इसको, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब मैं इसको हटाता हूं। देखिए अब हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज यानी पैरेलल क्वाड्रिलेटरल। समांतर चतुर्भुज है ना, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल क्वाड्रिलेटरल। देखिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है ना कि जो हमारे पास आयत है, क्या है? आयत है, उस आयत को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए। मतलब कि आयत अगर ऐसे था ना, आयत ये था, तो आयत को धक्का दीजिए। मान लीजिए कि इधर से मैं धक्का देता हूं तो आयत ऐसे बन जाएगा। क्या बनेगा? ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देख रहे हैं ना, ऐसे बन जाएगा। अगर आयत को धक्का दूं तो ऐसे बन जाएगा। इसे ही बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, है ना। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। मतलब कि आपको समझ में आ गया कि आयत को अगर थोड़ा सा भी टिल्ट कर दिया जाए, टेढ़ा कर दिया जाए, तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा? तो समांतर चतुर्भुज यानी पैरेलल क्वाड्रिलेटरल। चलिए अब हम लोग जानते हैं इसका गुण क्या क्या है। तो चलिए इसका भी मैं नामकरण कर देता हूं। इस बार ऊपर से करता हूं, ए बी सी डी। तो पहला यही चीज, अगर मैंने आयत को ही धक्का दिया है तो पहला गुण इसका भी वही होगा कि इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मतलब लिख सकता हूं कि ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, है ना। ये पहला यही लिख सकता हूँ, पहला गुण कि इसके भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब बराबर होती हैं तो इनकी भुजाओं के बीच की दूरी समांतर होता है। याद रखिएगा क्या होता है? भुजाओं के बीच की दूरी समांतर होता है। समांतर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि ये एक भुजा है, दूसरी ये भुजा, तो जितना दूरी इनके बीच का यहाँ पे है उतना ही दूरी यहाँ पे होगी। इसी को बोलते हैं समांतर। यानी इनके जो दो भुजा है ना, इनके बीच की दूरी समांतर होती है, बिल्कुल रेल की पटरियों की तरह। किसकी तरह? रेल की पटरियां जैसे सीधी होती है ना, ठीक है ना, कहीं भी मिलती नहीं है दो पटरियां, ठीक है, दो जिसमें दो चक्के होते हैं वो पटरियां सीधी होती हैं, उसे ही बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर। ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज आपको समझ में आ गया कि आयत का ही वो रूप है, बस आयत में 90 डिग्री का कोण होता है, बल्कि समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री का कोण नहीं होता है। क्लियर? चलिए
अब समझिए दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट यही है कि मैंने आपको बताया था कि जो आयत है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज का कोण 90 डिग्री नहीं होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण, मैं आगे लिख दूं प्रत्येक कोण, चलिए मैं लिख देता हूं प्रत्येक, या आप मेरी बात सुन भी रहे हो ना तो नोट करते जाना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। क्लियर, क्योंकि हमने उसको टेढ़ा कर दिया तो 90 डिग्री नहीं होगा। दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा, इस समांतर चतुर्भुज का तीसरा गुण यही है कि इसका सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने का कोण, है ना। सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है? आमने सामने का कोण। आमने सामने का कोण बराबर होता है, मतलब आपको दिख रहा होगा, पिक्चर मैंने बनाया है, देखिए कोण ए और कोण सी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कि कोण ए बराबर कोण सी, मतलब कह सकता हूं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की कोण यानी सम्मुख कोण बराबर होता है। तो कोण ए के बराबर कोण सी होगा, वैसे ही कोण बी के बराबर कोण डी होगा, मतलब कोण डी बराबर कोण बी। आ रहा समझ में ना? इनका क्या होता है? सम्मुख कोण बराबर होता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, ये है कि मान लीजिए कि इसके कोण को मिला दिया जाए, यानी सम्मुख कोण को मिला दिया जाए, तो आप बताइए क्या होगा? ये विकर्ण होगा। यहां से इसको मिला दो तो क्या होगा? ये विकर्ण होगा। क्लियर? तो देखिए समांतर चतुर्भुज जो होता है ना, इसके विकर्ण की खासियत क्या होती है कि विकर्ण एक दूसरे को, ध्यान सुनिए, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहां पे कट करते हैं ना, वहां से शीर्ष के बीच की दूरी बराबर होती है। मतलब ये वाला इसके बराबर है ना। एक दूसरे को विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं तो उनकी बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। यानी ये वाला, यानी मान लेता हूं ये ओ है तो ये वाला इसके बराबर होगा। मतलब कि आपको दिख रहा होगा कि मैं कह सकता हूं कि ए ओ बराबर ओ सी। क्या हो सकता है? ओ सी। और समझ में? ऐसे ही डी ओ बराबर ओ बी, डी ओ बराबर ओ बी, यानी विकर्ण जब एक दूसरे को जहां पे कट करते हैं वहां से उनकी दूरी समान होती है, यानी बराबर होता है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो है कि पूरा विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। आप देखिए ना, ए सी और डी बी क्या लग रहा है कि पूरा बराबर है? तो नहीं है, बस ये एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। यानी जो विकर्ण होता है ना, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, बराबर बराबर दूरी पर कट करती है। तो ये है समांतर चतुर्भुज के पूरा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको समझा दिया। क्लियर? तो समांतर चतुर्भुज जब भी आपको पहचानना हो तो आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब, पतंग और चक्रीय चतुर्भुज, ये टोटल 4 आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो सके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।